जैसे ऐसे 240 के हिसाब से पूछा गया हुआ है कि कंपनी है क्या कर रही है, सस्पेक्ट, हमको पता चले कि इंडल्ज इन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FFR। तो हमें बताना शुड पॉसिबल सोर्स ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यहाँ पे बोला फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या टेक्निक्स बतानी है हमें, ठीक है। तो हम बताएंगे मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, अल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विच फाइनेंशियल मैनिपुलेशन, देन मिस रिप्रेजेंटेशन, इंटेंशनल ओमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, ठीक है, एंड मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिलेटेड अमाउंट्स क्लासिफाई ABCD, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटरनेशनल ओमिशन का एग्जांपल दिया हुआ है कि जो कस्टमर से, जो सप्लायर से जो क्लेम्स आ रहा है उसको डिले कर रहा है, और जो एम्प्लॉय से जो कंपनसेशन हमको आ रहा है वो डिले कर रहा है। एंड इंक्रीज इन कैपिटल, जो बोनस शेयर से हमने इशू किया था, और बोनस जो हमारा कैपिटल इंक्रीज हुआ है वो बोनस शेयर की वजह से हुआ है, फंड रेजिंग की वजह से नहीं हुआ है, वो नहीं बता रहा, ठीक है। मैनिपुलेशन, ये क्या फिक्टिशियस जनरल एंट्री कर रहा है, पहला वाला पॉइंट था। उसमें क्या बोल दिया है कि अननेसेसरी पेमेंट टू क्रेडिटर कर दिया करंट रेशो बराबर करने के लिए, फेक सेल्स एंट्री मार रहा है, ठीक है। और MBA की सैलरी को खरीद खुद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिखा रहा है। मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिंसिपल, क्या बोल रहा है, सडनली इंक्रीजिंग यूजफुल लाइफ ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन इंक्रीज प्रॉफिट, है ना। इंक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लोन टेकन एंड रीपेड वॉज टक इन टू सेल रिपर्चेज, लोन टेकन वॉज सेल शोन एज लीज विच इज़ फाइनेंस लीज। यहाँ पे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आती है तो 143 सेक्शन 12 भी चिपका देना कि अगर ऑफिसर एंड एम्प्लॉय का अगर फ्रॉड करते हैं, अगर उसको फ्राउंड, इफ इज बिलीव दैट ऑफेंस हैज़ बीन और हैज़ बीन कमिटेड बाय द ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, तो ऑडिट कमिटी और बोर्ड डायरेक्टर को बताओ विद इन स्पेसिफाइड लिमिट, और कार में भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। यस, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया वो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उसका ऑडिट कर रहे हैं, और हमें पता चला कि जो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ ससेप्टेबिलिटी है कि मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट चोरी कर रहे हैं, छोटे छोटे अमाउंट में चोरी कर रहे हैं, तो हमें रिस्क फैक्टर बताना है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का। सबसे पहले मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की ज्ञान देने का कि मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या है, पहले ऐसे 240 ज्ञान देने का कि क्या होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिसअप्रोप्रिएशन एसेट मतलब क्या होता है, उसको मिसअप्रोप्रिएशन एसेट बताने का कि स्टीलिंग फिजिकल, एम्बेलिंग रिसीव्ड, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स, कॉजिंग एन एंटिटी टू कॉजिंग, एक मिनट में याद दिखाता हूँ ना, ये फ्रॉड Amazon interesting stealing physical assets causing any to pay on which goods and services is not been received use entity resource for personal use, ठीक है। एक बार मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर फ्रॉड कैन बी कंप्लीट में मैनेजिंग ओवरहेड ऑफ कंट्रोल, अगर मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल है तो उसकी टेक्निक्स क्या है, तो टेक्निक्स ही क्या है, फैक्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या जाएगा, 50 से जनरल एंट्री मारना एट द एंड ऑफ द किलोमीटर एट यूजिंग इनअप्रोप्रिएट एडजस्टिंग असम्पशन लेना, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंग एंड देन इन्वॉल्वमेंट इन द कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन एंड देन फाइनेंशियल पोजीशन करना, एंड देन कंसीलिंग फैक्ट, छुपाना, कंसीलिंग करना, फैक्ट को छुपाना, एंड देन जो अमाउंट डिस्क्लोज करना चाहिए नहीं बताना, एंड देन टेक जो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स है, क्या था वो, जो इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, ओमिटिंग एंड डिलेइंग द ट्रांजेक्शंस, ठीक है। एंड देन इतने सारे पॉइंट हैं हमारे, ठीक है। ठीक है, मतलब ये होता है कि अल्टरिंग रिकॉर्ड्स और एंड सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजेक्शन करना, ठीक है। अभी हम फ्रॉड रिस्क फैक्टर में आते हैं। फ्रॉड रिस्क फैक्टर में मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में कैसे कैसे कौन सा चीज़ में फ्रॉड रिस्क फैक्टर आ सकता है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे हमारा क्या बोलेंगे, इंसेंटिव एंड प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड एटीट्यूड। इंसेंटिव में प्रेशर में क्या बोलेंगे, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसकी, इसलिए एडवर्स रिलेशनशिप विद द मैनेजमेंट। एंड देन उसके बाद ये हरिओम को याद रखना कि भाई हटा देंगे एम्प्लॉय को, ले ऑफ 3 ईयर बेनिफिट जो प्लान दे रहे थे हम दिन देंगे, जो कॉम्पनसेशन प्लान है चेंज इन बेनिफिट प्लान चेंज कर देंगे, जो 8 से 9 हज़ार करना चाहिए प्रमोशन, तो प्रमोशन इन एन एडिक्वेट कंसर्न विद एक्सपेक्टेशन, ठीक है, प्रमोशन ही नहीं देंगे, ठीक है। उसको क्या अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी वाला क्या आ जाएगा, जो हम क्या कहते हैं इन्वेंट्री चोरी कर सकते हैं, फिक्स चोरी कर सकते हैं छोटे अमाउंट की, और इन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल, इन एडिक्वेट एसओडी है। एटीट्यूड डिसरिगार्ड, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉनिटरिंग करो, इंटरनल कंट्रोल लगाओ, बिहेवियर डिस्प्लेजर डिससेटिस्फाइड है, या फिर उसका लाइफ बहुत चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर। देखो यहाँ क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें क्या है कि जो OC है उसको पता चला है कि जो रिसीवेबल है वो रिकनसाइल ही नहीं करते हैं, और जो कस्टमर को हम क्रेडिट लिमिट देते हैं वो बराबर चेक नहीं कर रहे हैं, और कंपनी कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। तो हमें बताना, एल्यूड करना, मतलब हिंट करना, सजेस्ट करना है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कि करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे ऐसे 240 के रेफरेंस दो कि ऑडिट, सबसे पहले ऐसे ऐसे 240 ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे डिफाइंड एफआरएफ के बारे में बताओ कि मैनिपुलेशन, पॉलिसी अल्ट्रेशन ये सब होता है। 3 टाइप ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव, प्रेशर, है ना, एंड देन एटीट्यूड, अपॉर्चुनिटी का बताओ। एटीट्यूड ऑफ केयरलेसनेस है इसको, यहाँ पे एटीट्यूड बहुत लीनियंट कैरेक्टर केयरलेस है, एंड केयर रिस्क करो, एंड बताओ कि यहाँ पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर है विच में लीड टू फ्रॉड रिस्क, ठीक है।
यहाँ पर बोला गया हुआ है कि जो एम्प्लॉय है गवर्नमेंट कम रेगुलेटरी लेजिस्लेशन के हिसाब से बराबर हुआ है या नहीं हुआ है, ऑडिटर को बताना है कि कंप्लाइंट विद न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम बताएंगे एज पर ऐसे 240 के हिसाब से फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंपनी की हो सकती है, एंड देन जो एम्प्लॉय है उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है, एंड दिस रिप्रेजेंट फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ठीक है। एंड देन उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एज पर 250 के हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ न्यू लॉ के हिसाब से एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है भी कि नहीं है, और जो जो एम्प्लॉय है उनका क्या बिहेवियर है, एम्प्लॉय का सेंसेशन क्या है कि भाई उस हिसाब से। एंड देन रिक्वायरमेंट ऑफ लीगल एडवाइज़र, ठीक है, एंगेजमेंट ऑफ लीगल एडवाइज़र, ठीक है। एंड देन उसके बाद खत्म। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या बोला गया हुआ है, एक कंपनी है जिसको इसको सेल्स बढ़ाना है, नया प्लांट लेना चाहती है लेकिन अभी लिया नहीं है, लेकिन उसका रेवेन्यू इस साल 750 करोड़ से पिछले साल से इस साल 1000 करोड़ रुपये का हो गया है, लेकिन प्लांट की कैपेसिटी कुछ बड़ी नहीं है, तो इसको क्या अटेंशन लेना चाहिए। तो हमें 240 के हिसाब से बताएंगे कि भाई ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फ्रॉड, ये सब बताएंगे। एंड उसके बाद बताएंगे कि अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई रिस्पॉन्सिव टू असेस वेदर ऑडिट प्रोसीजर क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर करेंगे दैट आर रिस्पॉन्सिव टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मेजरमेंट। और जो हमारा नेचर टाइमिंग एक्शन है उसको INTE है, तो उसे हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। एंड देन एग्जाम्पल नहीं, जो रेवेन्यू, जैसे कंपनी को रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना है तो कंपनी इन्फ्लेट सेल करके दिखाएगी, बहुत ज़्यादा सेल करके दिखाएगी, इसलिए हमें करना पड़ेगा एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा और नॉन फाइनेंशियल पर्सन से पूछना पड़ेगा। इससे हमें क्या लगता है कि कंपनी क्या है, कंपनी में रिस्क ऑफ मटेरियल मेजरमेंट ड्यू टू फ्रॉड हो सकता है, तो हम मॉडिफाई ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टू कंफर्म एक्सीडेंट ऑफ फ्रॉड, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रखिए कि ये सब ऑडिटर का दिमाग खराब हो गया, इफ इट क्वेश्चंस ऑडिटर्स की एबिलिटी टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग द ऑडिट। तो इसमें क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे, ये तो हमने इंटर से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले कंसिडर करेंगे PLN रिक्वायरमेंट। तो प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट टू द टू इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू द पर्सन हु अपॉइंटमेंट एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी। एंड कंसिडर कर, अगर ऑडिटर कंसिडर करे विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, तो क्या इफ ऑडिटर कंसिडर करेगा कि विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, और इफ विड्रॉल करता है तो डिस्कस द मैनेजमेंट TW रिगार्डिंग विड्रॉल, and then consider professional and legal requirement to report human audit arrangement and regulatory audit withdrawal and reason for withdrawal बताना पड़ेगा हमको। ये वाले क्वेश्चन में बताया गया हुआ है कि एक कंपनी है उसमें रेवेन्यू रिकग्निशन सब बराबर हो रहा है, लेकिन हमें बाद में पता चला कि इंटरनल कंट्रोल बराबर नहीं है, ठीक है। उस पर हमने सब कुछ चेक किया, बाद में पता चला कि 35 करोड़ रुपये का घोटाला है, जिसमें जिसमें से कुछ अमाउंट ऐसी है तो पर्सनल अकाउंट में चले गए और कुछ अकाउंट बैंक इसमें आए, कंपनी के अकाउंट में आए, मगर वो एज एन एडवांसेस दिखाया है इन लोगों ने, ठीक है, एडवांसेस दिखाया हुआ है। तो और बताना सारी ऑडिटर के रिस्पेक्ट बताना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें क्या बताना है, 240 के बारे में बताना है, 315 बताना, आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, 333 के बारे में बताना है टाइप्स ऑफ रिस्क, एंड 147 क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर फ्रॉड है तो ये वो कार में भी रिपोर्टिंग करें, ठीक है। तो सबसे पहले 240 में क्या बताएंगे, जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है उसके बारे में बताएंगे, बट गड़बड़ है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, एंड देन रेब्यूटल है, सिंगल स्ट्रीम एंड सिंपल है, एंड देन सिंगल स्ट्रीम है, सिंपल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे 315 के बारे में बताएंगे। अंडरस्टैंड एंटिटी इट्स इन्वायरमेंट, है ना, एंड देन कंटिन्यूइंग प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन रिवाइज रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, 1 करोड़ के ऊपर फ्रॉड बताएंगे, और कंक्लूजन बताएंगे कि जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है जो कि रिब्यूटल नहीं है, एंड देन फ्रॉड रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट 143 के हिसाब से, और कारों में रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर में आते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये भी लिख देना अगर आता है तो, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर होता है कि ये ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट सब मटेरियल मिसस्टेटमेंट में नॉट बी डिटेक्टेड, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फ्रॉड इज ग्रेटर देन एरर, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन एम्प्लॉय फ्रॉड, भी लिंक तो होता नहीं है फिर भी। गजब गजब, ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो मज़ा जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि हमने हमारे एक है कंपनी है, उसमें हम 2 लाख रुपये पर महीने 12 महीने 24 लाख रुपये हमने स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया हुआ है कि हमने कंसल्टेंसी सर्विस थी, मगर हमने जब ऑडिट किया तो हमें पता चला कि यार ऐसा कुछ सर्विस तो हुआ ही नहीं है, लिया ही नहीं इन लोगों ने। और यहाँ पे भी बताया गया कि 1 करोड़ रुपये का ऊपर खर्चा कर दिया है, और लेकिन कोई भी एंट्री, कोई रिकॉर्ड मिला ही नहीं हुआ है, फिक्टिशियस मार दिया है। तो यहाँ पे हमें काय की बू आ रही है, फिक्टिशियस जनरल एंट्री। हम पहला हमने पढ़ा फिक्टिशियस जनरल फैक्ट स्क्वायर, fictitious journal entry, adjusting assumptions for the using inappropriate assumption, causing and then concealing facts, involving common transaction, using unusual transactions। तो उसमें जो पहला वाला पॉइंट है
फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, उसमें हमें वो आ रही है कि कंपनी ने क्या फिक्टिशियस जर्नल एंट्री मार रही है, तो हमें मैनेजमेंट का फ्रॉड इंस्पेक्टर लग रहा है। एंड हमें लग रहा है कि हमारी एबिलिटी टू, ऑडिटर की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज टू कंटिन्यू, तो उसमें ज्ञान पेल देने का, विड्रॉल वाला ज्ञान पेल देने का कि प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट है या नहीं है, विड्रॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और 143/12 को तो ज्ञान देना ही देना है, ठीक है। देन उसके बाद कमेंट कर देना है कि कारो 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 हर जगह आ रहा है, 143/12 हर जगह आ रहा है, बस। देखो बहुत आसान है सीए पास करना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेशल ऑडिट कंडक्ट कर रहा है और उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट में डालना है कि भाई इसमें कुछ एरर पाया गया था, तो हमको मैं भी इसमें डालूंगा और मैं भी देखूंगा उसको, मगर मैनेजमेंट दे नहीं रही है। और उसको बोला कि भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, तो मैंने वो भी नहीं दे रही है। तो पहले 240 ज्ञान पे लो कि भाई ऐसा होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिलेटिंग में स्टेटमेंट है, अगर क्रॉस बाय फ्रॉड ऐसे 580 का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है हमको, लेकिन मैनेजमेंट दे नहीं रही है। तो इट मीन नोटिस हमें क्या, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर शक हो रहा है, और उससे हम ओरल और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहे हैं, एंड अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाह रहे हैं। अब उसको क्या करो, सिंपल सी बात है, ये तो हम तकिया काला में 143/12 का ज्ञान पे लेंगे 1 करोड़ रुपए का कि भाई ये होना चाहिए, कारो को रिपोर्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद विड्रॉल कर देंगे। देखो क्या बोलेंगे, अगर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, हमें क्या करेंगे, हमें क्या क्या रहना है, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा हमें, ठीक है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस मेंटेन करना पड़ेगा। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड रिकॉग्नाइज पॉसिबिलिटी दैट मटेरियल में स्टेटमेंट ड्यूटी फ्रॉड हमेशा एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ड्यूटी फ्रॉड एग्जिस्ट करती है। और हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, और अनलेस अगर डाउटफुल लगता है तो क्या करेंगे, इफ़ डाउटफुल लगता है तो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन फर्दर करेंगे, और हम इंक्वायरी करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, और अगर वो इनअप्रोप्रिएट लगता है, इनकन्सिस्टेंट लगता है, तो हम इन्वेस्टिगेट फर्दर करेंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन आया कि इंक्वायरिंग अबाउट मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ फ्रॉड रिस्क, हम इंक्वायरी क्या करेंगे भाई मैनेजमेंट से कि हमने कैसे काम किया है, तो हम बोलेंगे हम इंक्वायरी असेस करेंगे हाउ मैनेजमेंट असेस रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, हाउ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, जो हाउ कैसे जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिस्पॉन्स टू फ्रॉड रिस्क, ठीक है, जो भी फ्रॉड हमको आइडेंटिफाई उसको कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, हाउ मैनेजमेंट कम्युनिकेट टू कवर कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और कम्युनिकेट टू एम्प्लॉय कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और अगर मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल है तो एंटिटी है इंटरनल कंट्रोल, तो इंक्वायरी करेंगे इंटरनल कंट्रोल से। एक ये वाला पॉइंट देख लेते हैं कि अगर ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि भाई रिस्क मटेरियल जो फ्रॉड हो सकता है, जो सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है, तो रिस्पेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट ओवर कंट्रोल, तो ऑडिटर क्या करेगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री चेक करेगा, एंड देन उसके बाद इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट हु प्रिपरेशन जर्नल एंट्री की भाई कैसे बनी सारी, सेलेक्ट जर्नल एंट्री, एंड जो भी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड जो भी जर्नल एंट्री हुई है वो चेक करेंगे, टेस्ट जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है, एंड देन रिव्यू करेंगे, अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिव्यू करेंगे, एंड देन ऑन द बायसेस कितना बायसेस हो सकता है, एंड देन रिट्रो, एंड देन उसके बाद देखेंगे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन अराइजिंग आउटसाइड नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो नॉर्मल शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड आउटसाइड नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस में हम चेक करेंगे कि भाई सिग्निफिकेंट ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरहेड कंट्रोल। ये वाले क्वेश्चन बोला है कि कंपनी है वहाँ पे क्या हुआ, हमें ऑब्जर्व किया कि चाइल्ड लेबर मिला है हमको, ठीक है। अब चाइल्ड लेबर मिला तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो बोलते हैं कि तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।